नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। संसद में देश हित, लोकहित, समाज हित और जनता से जुड़े मुद्दों और ज्वलंत मुद्दों पर बहस होती है, वाद विवाद होता है, यहां तक कि तकरार भी होती है। लेकिन जब मुद्दा इतना पेचीदा होता है कि सुलझने की बजाय उलझ जाए, लंबी बहस के बाद भी जब हल न निकले, तो संसदीय समितियां आकार लेती हैं। संसदीय समितियां उन मुद्दों और विधेयक के प्रावधानों पर गहराई से जांच, परख और विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सभा को सौंपती हैं, जिनके लिए इनका गठन किया जाता है। ये समितियां कई प्रकार की होती हैं, कुछ स्थायी, कुछ अस्थायी। कुछ समितियां विभाग से संबंधित होती हैं, तो कुछ किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। खास उद्देश्य से बनाई जाने वाली समितियों में से एक है संयुक्त समिति। व्यक्तित्व डेटा संरक्षण विधेयक 2019 की वजह से संयुक्त समिति एक बार फिर से सुर्खियों में है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। समिति इस विधेयक के प्रावधानों पर गहराई से जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपेगी। हालांकि इस विधेयक में निजता और डेटा सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और बिना किसी अनुमति के कोई डेटा जारी करने पर करोड़ों रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। विशेष में आज हम जानेंगे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को संयुक्त समिति के पास भेजने का फैसला क्यों लिया गया, संयुक्त समिति और इसके काम। इसके अलावा ये भी जानेंगे संयुक्त संसदीय समितियां बनाने के पीछे क्या वजह होती हैं, साथ ही संयुक्त संसदीय समिति का महत्व क्या है, उसका काम क्या है और स्थायी समिति के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। व्यक्तिगत यानी निजी डाटा संरक्षण विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। 30 सदस्यीय इस संयुक्त समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 की वजह से संयुक्त समिति एक बार फिर से सुर्खियों में है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर को लोकसभा में इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिंग टू पर्सनल डेटा, स्पेसिफाई द फ्लो एंड यूजेस ऑफ पर्सनल डेटा, क्रिएट रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पर्सन्स एंटिटीज एंड आल्सो इंटर एलिया to establish a data protection authority of India for the said purposes and for matters connected therewith or incidental thereto be referred to a joint committee of the House. इस कमेटी में कुल 30 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं। राज्यसभा को संदेश भेजकर 10 सदस्यों के नाम देने को कहा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समिति में लोकसभा के 20 सदस्यों के नाम से भी सदन को अवगत कराया। हाउस कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग 20 मेंबर्स ऑफ दिस हाउस: श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री पी चौधरी, श्री यशस अहलुवालिया, श्री तेजस्वी सूर्या, श्री अजय भट्ट, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, श्री संजय जायसवाल, डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, श्री अरविंद धर्मपुरी, डॉक्टर हिना गावित, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री गौरव गोगोई, मिसेस एस ज्योति मनी, प्रोफेसर सौगत रॉय, श्रीमती कानी मोई, श्री पीवी मिथुन रेड्डी, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री भरतराजी महताब एंड श्री रितेश पांडे एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। समिति को सौंपने संयुक्त समिति बजट सत्र 2020 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद को देगी। In order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be 1/3 of the total members of the joint committee. The committee shall make a report to this House by the first day of the last week of the budget session 2020. Then in other respects, the rules of procedure of this House relating to parliamentary committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make.
that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this House the names of the members to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. इससे पहले 11 दिसंबर को भोजनावकाश से पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के विरोध और वॉकआउट के बीच लोकसभा में वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया। विधेयक को पेश किए जाने का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एनसीपी समेत विपक्षी दलों ने विरोध किया और कहा कि इसके जरिए लोगों की निजता को खतरे में डाला जा रहा है। जब विधेयक पेश करने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मत विभाजन करने को कहा, तब विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी सदस्यों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि इस बारे में आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण है। विधेयक में निजता और डेटा सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है और बिना किसी की अनुमति के कोई डेटा जारी करने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। कानून मंत्री ने जानकारी दी कि इसके लिए श्री कृष्ण आयोग के नेतृत्व वाली एक समिति बनी और व्यापक विचार विमर्श किया गया। 2000 सुझाव प्राप्त हुए और उन पर विचार करने के बाद विधेयक लाया गया। पूरे देश के विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद को न केवल अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, बल्कि उस पर काम का अत्यधिक दबाव भी होता है। जबकि संसद के पास सीमित समय होता है, इसलिए संसद उन सभी विधायी और अन्य मुद्दों पर जो उसके सामने आते हैं और जिन पर वो गहराई के साथ विचार नहीं कर सकती, उन पर बारीकी के साथ चर्चा और विचार करने के लिए समितियों का गठन करती है। इन समितियों को संसदीय समिति कहते हैं। इन्हीं समितियों में से एक समिति है संयुक्त समिति। आइए जानते हैं संयुक्त समिति के गठन और उसके काम के बारे में। भारत में समिति प्रणाली की शुरुआत 1919 के संवैधानिक सुधारों के तहत शुरू हुई। केंद्रीय विधानसभा के स्थायी आदेशों में विधेयक संबंधी याचिका समिति, स्थायी आदेशों में संशोधन संबंधी प्रवर समिति और विधेयकों संबंधी प्रवर समिति के लिए उपबंध किया गया था। इसमें लोक लेखा समिति और किसी विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के लिए भी प्रावधान किया गया था। दरअसल संसदीय समिति का मतलब उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के दिशा निर्देश के अनुसार काम करती है। ये समिति अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को सौंपती है और समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो तरह की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियों का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है और उसका अस्तित्व भी तभी तक रहता है जब तक कि वो अपना काम निपटाकर रिपोर्ट नहीं सौंप देती। देखिए, जॉइंट कमेटी होती है दोनों सदनों के मेंबरों की, और लोकसभा के जो मेंबरों का चयन करते हैं स्पीकर, और राज्यसभा के मेंबरों का चयन जो ऑनरेबल चेयरमैन करते हैं। तो जॉइंट कमेटी एक बिल पर गठित होता है। बिल के डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो उसमें एक मिनिस्टर भी होता है मेंबर। बाकी सारी कमिटीज़ में मिनिस्टर नहीं होता, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में मिनिस्टर्स नहीं होते, लेकिन इसमें जो कंसर्न मिनिस्टर उसमें मेंबर है। तदर्थ समिति मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्रवर समिति और संयुक्त समिति। इन दोनों समितियों का गठन अलग अलग तरह के विधेयकों पर विचार करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी विधेयकों को सदन द्वारा विचार के लिए प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए। प्रवर समिति विधेयक के सभी प्रावधानों पर बारी बारी से विचार करती है, जैसा कि दोनों सदनों में किया जाता है। अब उसका एडवांटेज ये है कि जो कमेटी में इसका पूरा डिस्कशन होता है और क्लॉज हर एक क्लॉज का पूरी तरह से उसका विश्लेषण होता है और उसमें अमेंडमेंट पेश किया जाता है, वो सब उसमें होता है। तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर प्रेजेंट होने से मिनिस्टर अगर एक्सेप्ट करेगा
तो फिर इस बिल को गवर्नमेंट के पास फिर भेजने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हाउस में आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें रिप्रेजेंटेड है, तो गवर्नमेंट ने जो भी वहाँ पर जो प्रपोजल्स रखे हैं सारा एक्सेप्ट किया है, तो फिर सीधे हाउस में आएगा और पास होगा। वहीं संयुक्त समिति दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर बनाई जाती है। संयुक्त समिति का गठन विशेष प्रस्ताव के जरिए किया जाता है, जिसमें आमतौर पर लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से किसी एक को समिति का सभापति नियुक्त करते हैं, जबकि राज्यसभा से नियुक्त समिति के लिए सदस्यों का नाम निर्देशित सभापति करते हैं। तो दूसरी कमिटीज़ जो है उसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड नहीं होता, और उस कमेटी में डिस्कशन होता है, रिपोर्ट होता है। लेकिन वो रिपोर्ट एक उसमें रिकमेंडेशंस होते हैं, वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट उसको देखेगा और कुछ रिकमेंडेशंस वो एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो जॉइंट कमिटीज़ है, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस जो है वो गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है कमेटी में, तो एक कंसेंसस के बेसिस पर हुआ है। इसलिए जॉइंट कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। संयुक्त समिति की बैठक के लिए ये जरूरी है कि बैठक के दौरान समिति की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 सदस्य उपस्थित हों। समिति विधेयक पर समग्रता पूर्वक विचार करने के बाद अपने संशोधनों के साथ सभा को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। समिति के जो सदस्य किसी विधेयक के किसी प्रावधान से असहमत होते हैं, तो वे अपनी असहमति रिपोर्ट के साथ जोड़ सकते हैं। सौंपे गए विषयों के बारे में सभा को सूचना देने के बाद ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। सरकारी कामकाज पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिहाज से संसदीय समितियां बेहद जरूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र निर्वाचित संस्थाओं के संचालन से ही विधिमान्य बनता है। संसद अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हुए भारत के लोकतंत्र में अपनी केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करता है। हालांकि कई प्रकार के जटिल और महत्वपूर्ण कामों को निपटाने के लिए संसद के पास समय का अभाव रहता है। इसलिए संसद उन सभी विधायी और अन्य मामलों पर गहराई के साथ विचार नहीं कर सकता जो उसके समक्ष आते हैं। इसके लिए संसद द्वारा विभागीय स्थायी समितियों का समय समय पर गठन किया जाता है, जो संबंधित कार्यों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गहराई और सावधानी से विचार करती हैं। आइए जानते हैं क्या होती हैं विभाग संबंधी स्थायी समिति और उसका क्या है महत्व। संसदीय प्रणाली में स्थायी समितियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये संसद कार्यपालिका और आम जनता के बीच मजबूत कड़ी का काम करती हैं। दरअसल समितियों की आवश्यकता 2 कारणों से होती है। पहला, कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर विधायिका की ओर से निगरानी की जरूरत, और दूसरा, विधायिका के पास काम की अधिकता के चलते उसे निपटाने के लिए सीमित समय का होना। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संसद द्वारा विभागीय स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। विभाग संबंधी स्थायी समितियों के गठन के उद्देश्य पर बात करें तो सबसे पहले उद्देश्य तो यही है कि संसद इनकी मदद से अपना काम बेहतर ढंग से चला पाती है, क्योंकि समिति किसी भी मामले की पूरी गहराई से जांच करती है। इसके अलावा ये समितियां विशेषज्ञों की राय लेती हैं। इसका सीधा असर नीति या विधान पर पड़ता है। विभागीय स्थायी समितियां जनता से भी राय लेती हैं। ये समितियां बिना किसी दबाव के मुद्दों पर चर्चा करती हैं और आम सहमति से उनका निदान करती हैं। इसके साथ ही दल बदल विरोधी कानून इन समितियों पर लागू नहीं होता, और यही वजह है कि समितियों के निर्णय आमतौर पर दलीय आधार पर नहीं लिए जाते। ये समितियां अपना ध्यान खास मुद्दों पर ही केंद्रित रखती हैं और इसके लिए विशेषज्ञों की मदद भी लेती हैं, ताकि उन मुद्दों पर समग्र रूप से गहराई से जांच की जा सके। स्थायी समिति या स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये कमेटी
बजट का एग्ज़ामिनेशन उनका मेन काम है। बजट का एग्ज़ामिनेशन और फिर बिल्स का एग्ज़ामिनेशन, ये दो चीज़ें हैं इस कमेटी का। हर साल जो बजट आता है उस बजट का एग्ज़ामिनेशन इन कमेटीज़ में होता है। उसके बाद वो रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद फिर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स वगैरह हाउस में पास होते हैं। तो उस कमेटी का मेन काम तो वही है, और फिर बिल्स इसको कमेटी में रेफ़र करते हैं और बिल का एग्ज़ामिनेशन होता है। ये दो काम है इस कमेटी का। विभागीय स्थायी समितियों का गठन साल 1993 में किया गया। इससे पहले विधेयकों की जांच की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी और महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए प्रवर समितियों का गठन समय समय पर किया जाता था। अपने गठन के बाद 13वीं लोकसभा तक विभागीय स्थायी समितियों में 45 सदस्य होते थे, जिनमें 30 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा राज्यसभा से मनोनीत किए जाते थे। लेकिन जुलाई 2004 में इन समितियों के पुनर्गठन के बाद इसके सदस्यों की संख्या घटाकर 31 कर दी गई। इसके बाद से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन समितियों का कार्यकाल 1 साल का होता है। वर्तमान में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या 24 है, जिनमें से 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है और बाकी 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये जो स्टैंडिंग कमेटीज है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट काम करती है कि बजट के एग्ज़ामिनेशन के थ्रू गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग के बारे में ये कमेटी पूरी तरह से स्टडी कर सकती है और कई चीज़ें जो नॉर्मली पार्लियामेंट के सामने नहीं आती है वो चीज़ें ये पार्लियामेंट के सामने लाके रख लेगी। विभागों के संबंध में 24 स्थायी समितियों के क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। इनके कामों में अनुदान की मांगों पर विचार करना, ऐसे विधेयकों की जांच करना जो राज्यसभा के सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों, वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और सभा में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेज जो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हों, उन पर विचार करना शामिल है। विभागीय स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों या विभागों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करती। दरअसल इनके कार्य का मुख्य केंद्र कार्यपालिका के क्रियाकलापों की दिशा तय करने वाली योजनाएं और नीतियां बनाना है। भारत के संसदीय इतिहास में विभागीय स्थायी समिति प्रणाली का प्रयोग काफी कामयाब रहा है। इन समितियों ने कानून बनाने और जवाबदेही के लिए संसदीय कार्यों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसदीय निगरानी अधिक प्रभावी और कुशलता पूर्वक हो, इसके लिए संसद को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होती है जिसमें संपूर्ण सदन का विश्वास हो। अन्य बातों के साथ साथ इस उद्देश्य की प्राप्ति संसद अपनी समितियों के माध्यम से करती है, जिसमें उसके अपने कुछ सदस्य कार्य करते हैं। इसी के तहत संसद के समक्ष पेश किए गए किसी विशेष विधेयक या किसी सरकारी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी का गठन किया जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर जेपीसी क्या है और क्यों गठित की जाती है। जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति संसद के जरिए गठित की जाने वाली एक तदर्थ यानी अस्थायी समिति है, जिसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जांच के लिए किया जाता है। दरअसल संसद के पास काम की अधिकता होती है और समय सीमित होता है, इसलिए ये सभी विधेयकों और रिपोर्टों की जांच करने में असमर्थ होती है। ऐसे में ये अलग अलग विधेयकों, मुद्दों और संसद में पेश की गई रिपोर्टों की जांच और परीक्षण के लिए अलग अलग समिति गठित करती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है।
दरअसल संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना संसद के समक्ष पेश किए गए किसी विशेष विधेयक की जांच करने के लिए या किसी सरकारी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच करने के मकसद से की जाती है। जेपीसी एक तदर्थ यानी अस्थायी समिति है जो एक निश्चित समय अवधि के लिए गठित की जाती है और इसका मकसद एक खास मुद्दे को देखना होता है। जेपीसी का गठन करने के लिए एक प्रस्ताव एक सदन में पारित किया जाता है और दूसरे सदन द्वारा उसका समर्थन किया जाता है। समिति के सदस्यों का निर्णय संसद के द्वारा किया जाता है। इसके सदस्यों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल किए जाते हैं। समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें इस ढंग से सदस्यों को नियुक्त किया जाता है कि सदन की अधिकांश पार्टियों को इसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। खासतौर पर इसमें राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के 2 गुने सदस्य होते हैं। इसके पास किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का हक होता है। ये स्टैंडिंग कमेटी, ये जो अभी जॉइंट कमेटी है, जॉइंट कमेटी और दूसरी कमेटी से जॉइंट कमेटी थोड़ा सा अलग है। जॉइंट कमेटी में एक बिल के लिए जॉइंट कमेटी गठित होती है। बिल की अभी जैसे आपका ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इस तरह के कई इम्पोर्टेंट बिल्स जो है उसको डिटेल स्टडी के लिए जॉइंट कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं मेंबर्स, उस सब्जेक्ट में जिनकी दिलचस्पी होती है और जिनका उसमें उसके बारे में नॉलेज होता है, उन मेंबरों को उसमें रखा जाता है। और फिर उसमें मिनिस्टर भी है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन उसमें होता है। इसलिए एक डिसीजन पूरा वो लेते हैं और वो डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के ऊपर। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी मौखिक या लिखित रूप में साक्ष्य इकट्ठा करने या मामले के संबंध में दस्तावेजों की मांग करने के लिए अधिकृत है। जनहित के मामलों को छोड़कर समिति की कार्यवाही और निष्कर्ष गोपनीय रखा जाता है। हालांकि सरकार किसी दस्तावेज को वापस लेने का निर्णय ले सकती है यदि उसे लगता है कि राज्य की सुरक्षा या देश के हित के लिए ऐसा करना जरूरी है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का हक होता है और उसे यह अधिकार भी है कि वो किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी उस पक्ष को बुला सकती है और पूछताछ कर सकती है जिसको लेकर जेपीसी का गठन हुआ है। अगर वो व्यक्ति, संस्था या पक्ष जेपीसी के समक्ष पेश नहीं होता है तो ये संसद की अवमानना का उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था से इस बाबत लिखित या मौखिक जवाब या दोनों मांग सकती है। हालांकि सबूत के लिए बुलाने पर अगर कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम माना जाता है। दरअसल संयुक्त संसदीय समिति किसी खास मामले की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों द्वारा इस विषय को स्वीकार करने या अध्यक्ष और सभापति द्वारा समय समय पर गठित की जाती है। आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।